काली रात का रहस्य, एक खौफनाक हवेली, 20 साल पुराना राज और एक हत्या जिसने सबको हिला दिया। प्रस्तावना: श्रापित हवेली और रहस्यमयी चीख सिंहगढ़। एक पुराना पहाड़ी गांव जो दिन में तो शांत दिखता था, लेकिन रात को वहां अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बाहर बनी ठाकुर हवेली वीरान थी, लेकिन वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग मानते थे कि वहां सुमित्रा देवी की आत्मा भटकती है, जिनकी 20 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी। लेकिन एक रात, बचाओ, एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली से आई। चौकीदार रामलाल ने जब हवेली की तरफ देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत भागती दिखी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह गायब। गांव वाले भी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें रुक गईं। पहला भाग। हवेली में खून और खौफ। रमेश बाबू की लाश हवेली के मुख्य हॉल में पड़ी थी, खून से सनी हुई। गांव का मुखिया सुरेश जी बोले, ये तो ठाकुर साहब के छोटे भाई हैं। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, मैंने किसी को नहीं मारा। सबने मुड़कर देखा। रानी, हवेली की असली वारिस, ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी, जो जमीन पर बैठी थी, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। क्या वही कातिल थी? दूसरा भाग। पुलिस की एंट्री और तहकीकात। सुबह होते ही इंस्पेक्टर शेखावत गांव पहुंचे और तहकीकात शुरू की। कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। ये हत्या की गुत्थी सुलझने तक सब शक के घेरे में है। संदेह के घेरे में कौन कौन था? पहली रानी, उसे आखिरी बार रमेश बाबू के कमरे में देखा गया था। दूसरा गणेश, पुराना नौकर, जिसने हवेली में 20 साल तक काम किया और ठाकुर परिवार से नफरत करता था। तीसरा पंडित गंगा प्रसाद, जो हवेली के पुराने रहस्यों को जानता था लेकिन हमेशा चुप रहता था। चौथा, गांव के लोग। क्या किसी और ने भी हवेली के राज छुपाए हुए थे? रानी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं कमरे में पहुंची तो पिताजी पहले ही मरे हुए थे, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। तीसरा भाग। हवेली का अतीत और 20 साल पुराना राज। फ्लैशबैक। 20 साल पहले ठाकुर प्रताप सिंह की अचानक मौत के बाद उनकी पत्नी सुमित्रा देवी हवेली की अकेली मालकिन बनी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने हवेली की आत्माओं को नाराज कर दिया था, लेकिन सच क्या था? इंस्पेक्टर शेखावत ने एक पुरानी अलमारी से एक डायरी निकाली जो 20 साल पुरानी थी। डायरी में लिखा था, अगर यह बात बाहर आई तो मुझे भी मार दिया जाएगा। सुमित्रा देवी को उनके ही परिवार ने धोखा दिया। किसने लिखा था ये, और ये किसके बारे में था? चौथा भाग। हवेली के नए रहस्य खुलते हैं। एक सुरंग और गुप्त कमरा। पुलिस को तहकीकात के दौरान हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी पेंटिंग, कुछ काले कपड़े और एक खंजर रखा था, जिस पर सूखा हुआ खून था। दूसरी सफेद साड़ी वाली औरत कौन थी? गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, रात को मैंने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। वह रानी की मां जैसी लग रही थी। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या कोई सच में रानी को डराने की कोशिश कर रहा था? पांचवां भाग। हत्या के पीछे की सच्चाई। तभी अचानक नौकर गणेश जोर से हंस पड़ा। अब सच बाहर आ ही गया। गांव वाले डर से पीछे हट गए। गणेश ने चिल्लाकर कहा, हां, मैंने ही रमेश बाबू को मारा। क्यों? गणेश की आंखों में गुस्सा था। क्योंकि 20 साल पहले
रमेश बाबू ने ही सुमित्रा देवी को मार दिया था। छठा भाग, क्लाइमैक्स और बड़ा ट्विस्ट। रानी ने चौंक कर पूछा, क्या? गणेश ने बताया, ठाकुर प्रताप सिंह की मौत के बाद रमेश बाबू को डर था कि जायदाद सुमित्रा देवी के नाम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक रात उन्हें हवेली के तहखाने में धक्का दे दिया, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया, लेकिन असली हत्यारा गणेश भी नहीं है। गांव वाले चौंक गए। रानी की मां की हत्या में हवेली के 2 और लोग शामिल थे। अंतिम भाग, असली गुनहगार का नाम। पुलिस ने हवेली के तहखाने में मिले सुरागों को जोड़ते हुए कहा, इस हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था, पंडित गंगा प्रसाद। काली रात का रहस्य, भाग 2, हवेली का आखिरी राज। पिछली कहानी में गणेश ने स्वीकार किया कि उसने रमेश बाबू की हत्या की, लेकिन असली मास्टरमाइंड पंडित गंगा प्रसाद निकले। लेकिन जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही थी, तभी हवेली में अचानक वही रहस्यमयी चीखें गूंज उठीं। क्या सच में कोई आत्मा थी, या यह किसी और साजिश का हिस्सा था? पहला भाग, हवेली में फिर एक हत्या। इंस्पेक्टर शेखावत ने पंडित गंगा प्रसाद की ओर इशारा कर कहा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। पंडित जी घबराकर बोले, नहीं नहीं, हवेली हमें जाने नहीं देगी। और तभी एक तेज झोंका आया और अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में हवेली की पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। और फिर आह ओ, कोई जोर से चीखा। जब लाइट आई तो सबने देखा, पंडित गंगा प्रसाद मरे हुए थे। उनका शरीर फर्श पर पड़ा था और गले पर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया था। रानी ने घबराकर कहा, ये क्या हो गया? गांव वालों में फिर से डर फैल गया। अब हवेली अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर शेखावत ने गहरी सांस ली। यह कोई आत्मा नहीं, कोई इंसान है जो हर किसी को मार रहा है। दूसरा भाग, तहकीकात का नया मोड़। पुलिस ने हवेली की फिर से तलाशी ली और इस बार उन्हें सीढ़ियों के नीचे छुपा हुआ एक पुराना कमरा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक लकड़ी की पुरानी पेटी रखी थी। इंस्पेक्टर ने उसे खोला तो सबके होश उड़ गए। उस पेटी में कंकाल पड़ा था। ये किसका कंकाल है? रानी के चेहरे पर डर था। क्या यह मेरी मां का है? गणेश कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये कोई और है। तभी इंस्पेक्टर ने कंकाल के पास एक पुराना सोने का लॉकेट देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक महिला और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। गणेश ने झट से कहा, हे भगवान, ये तो ठाकुर साहब के दूसरे बेटे की तस्वीर है। गांव वाले चौंक गए। ठाकुर साहब का दूसरा बेटा? हां, ठाकुर प्रताप सिंह का एक और बेटा था, अजय। तीसरा भाग, असली हत्यारा कौन है? इंस्पेक्टर ने सबकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, अब यह साफ है कि इस हवेली के राज से अजय का कोई बड़ा रिश्ता है। गणेश ने आगे बताया, अजय ठाकुर साहब का बड़ा बेटा था, लेकिन जब वह 10 साल का था तो अचानक वह गायब हो गया। ठाकुर साहब ने सब जगह उसे खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। रानी ने हैरानी से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा भाई जिंदा है? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, या शायद वह जिंदा था और किसी ने उसे मार दिया। चौथा भाग, हवेली में छुपा असली खजाना। जांच के दौरान हवेली में एक गुप्त सुरंग मिली जो सीधा गांव के पुराने कुएं तक जाती थी। क्या इस सुरंग में अजय को मारा गया था? जैसे ही पुलिस ने उस सुरंग की खुदाई शुरू की, वहां से एक और खोपड़ी और कंकाल मिले
और उनके पास ही सोने और चांदी से भरा एक संदूक। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा। यह तो हवेली का छुपा हुआ खजाना है। गणेश ने आंखें चौड़ी कर लीं। अब समझ आया पंडित गंगा प्रसाद ने हवेली पर कब्जा क्यों करना चाहा। इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में कहा, यह सब हवेली की दौलत के लिए हुआ था, किसी आत्मा की वजह से नहीं। 5वां भाग, आखिरी रहस्य खुला। जैसे जैसे, काली रात का रहस्य, भाग 6, दूसरा जन्म। पहला भाग, 10 साल बाद। अब इस घटना को 10 साल बीत चुके थे। हवेली का नामो निशान मिट चुका था। उसकी जगह बना स्कूल अब भी चल रहा था, लेकिन वहां अब रानी नहीं थी। कहाँ गई रानी? गांव के लोग कहते हैं कि उसने गांव छोड़ दिया, बिना किसी को बताए। पर कुछ लोग कहते हैं रानी मरी नहीं थी, उसे किसी ने गायब कर दिया। दूसरा भाग, एक नया किरदार, अनिरुद्ध मिश्रा। अब कहानी में आता है अनिरुद्ध मिश्रा, एक पत्रकार जो पुराने अनसुलझे केस सुलझाने में माहिर था। उसे रानी के गायब होने की खबर मिली। एक लड़की जो अपने गांव के श्राप को मिटाने के लिए लड़ी, वो अचानक कैसे गायब हो गई? अनिरुद्ध को इस केस में कुछ अजीब लगा। अगर हवेली का श्राप खत्म हो गया था, तो फिर भी लोग उस जगह के पास जाने से क्यों डरते थे? क्यों स्कूल में कुछ बच्चों ने कहा कि वे रानी मैडम की परछाई देख चुके हैं? कुछ तो गड़बड़ थी। क्या सच में रानी मर चुकी थी, या फिर रानी अब भी जिंदा थी मगर किसी ने उसे छिपा दिया था? तीसरा भाग, स्कूल में पहली रात। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह इस राज से पर्दा हटाएगा। वह स्कूल के चौकीदार मोहन से मिला। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था। उसने धीरे से कहा, साहब, उस जगह पर मत जाइए, कुछ तो है वहां। अनिरुद्ध हंसा, डरने से सच नहीं बदलेगा बाबा। रात को अनिरुद्ध ने स्कूल के अंदर रुकने का फैसला किया। 12 बजे सब कुछ शांत था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुर्सियां हिलने लगीं। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा, और जब अनिरुद्ध ने ध्यान से देखा, ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रानी। चौथा भाग, रानी जिंदा है। अनिरुद्ध को अब पक्का यकीन हो गया कि रानी मरी नहीं थी। पर अगर वह जिंदा थी तो वह थी कहां? उसने गांव में रानी की सबसे पुरानी दोस्त गुलशन से मुलाकात की। गुलशन ने कहा, रानी की मौत हुई ही नहीं थी, उसे किसी ने जबरदस्ती गायब किया। अनिरुद्ध चौंका। किसने? गुलशन ने कांपते हुए कहा, ठाकुर अमर प्रताप सिंह। 5वां भाग, असली साजिश, ठाकुर अमर प्रताप सिंह। वही आदमी जिसने हमेशा उस हवेली को बचाने की कोशिश की थी। गुलशन ने बताया, जब रानी ने हवेली को तोड़वाने का फैसला किया, तभी ठाकुर अमर ने उसे रोकने की कोशिश की। रानी ने उसकी बात नहीं मानी, और उसी रात रानी गायब हो गई। 6ठा भाग, रानी जिंदा है या मर चुकी? अनिरुद्ध ने ठाकुर अमर प्रताप सिंह के घर पर छानबीन की, और वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, रानी की तस्वीर, मगर उसकी आंखें लाल थीं, और तस्वीर के पीछे लिखा था, वह अब भी यहां है, हवेली के नीचे। अंतिम भाग, तहखाने का दरवाजा। अनिरुद्ध ने फिर से स्कूल की नींव की जांच की, और इस बार उसे वहां एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। क्या रानी अब भी वहां कैद थी? क्या यह सब एक साजिश थी, या फिर रानी अब एक इंसान नहीं रही, बल्कि कुछ और बन चुकी थी? आगे जारी। अब बताओ, क्या अनिरुद्ध को तहखाने का दरवाजा खोलना चाहिए, या फिर उसे इस राज को छोड़ देना चाहिए? काली रात का रहस्य, भाग 8, आखिरी खेल।
अब तक अनिरुद्ध को पता चला कि रानी को स्कूल के नीचे तहखाने में कैद किया गया था, लेकिन जब उसने तहखाना खोला तो वहां रानी नहीं थी, सिर्फ उसकी डायरी और खून के निशान थे। अब ठाकुर अमर प्रताप सिंह ने कहा कि रानी अब इंसान नहीं रही, लेकिन सच क्या है? क्या रानी मरी नहीं थी बल्कि किसी और चीज में बदल चुकी थी? और अगर हां, तो वह अब कहां है? पहला भाग, एक और गुमशुदगी। ठाकुर अमर की बातों के बाद अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे, लेकिन तभी गांव में एक और गुमशुदगी हुई। मोहन, जो स्कूल का चौकीदार था, अचानक गायब हो गया। उसकी झोपड़ी के पास सिर्फ एक चीज मिली, रानी की वही डायरी जो अनिरुद्ध ने तहखाने से निकाली थी, लेकिन इस बार डायरी में एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। अब अगला नंबर तुम्हारा है, अनिरुद्ध। दूसरा भाग। कौन खेल रहा था ये खेल? अब यह एक आत्माओं का मामला नहीं लग रहा था, यह एक शातिर साजिश थी। अनिरुद्ध को शक हुआ कि कहीं कोई जिंदा इंसान ही इन सब के पीछे तो नहीं है। उसने गांव में पूछताछ शुरू की और फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ठाकुर अमर का एक गुप्त बेटा भी था, राघव, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि राघव को बचपन में ही मर चुका बताया गया था। तीसरा भाग। क्या राघव जिंदा था? अनिरुद्ध ने ठाकुर अमर से सीधे पूछा। सच बताइए, क्या आपका बेटा राघव जिंदा है? ठाकुर कांप उठा। राघव? वह कभी मरा ही नहीं। अनिरुद्ध को झटका लगा। तो फिर उसे छुपाया क्यों गया? ठाकुर ने धीरे से कहा, क्योंकि वह इंसान नहीं था। चौथा भाग। रानी की मौत का असली कारण। ठाकुर ने कबूल किया कि राघव एक मानसिक रोगी था। उसे बचपन से ही खून का जुनून था। वह हवेली में छिपकर जानवरों और लोगों को मारता था, इसलिए मैंने उसे तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन 10 साल पहले जब रानी हवेली तोड़ने आई, राघव ने उसे पकड़ लिया। रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं उसे बचाता तो मेरा बेटा उजागर हो जाता। रानी ने आखिरी बार कहा था, मैं लौटूंगी। और अब हर गुमशुदगी, हर खौफनाक घटना के पीछे क्या राघव था? पांचवां भाग। असली भूत कौन था? अनिरुद्ध ने अब तक सोचा था कि यह मामला आत्माओं और श्राप का था, लेकिन सच्चाई इससे भी खतरनाक थी। रानी की मौत के पीछे किसी आत्मा का हाथ नहीं था, बल्कि एक पागल हत्यारे का, और अब वह हत्यारा अनिरुद्ध को भी खत्म करना चाहता था। छठा भाग। आखिरी लड़ाई। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह यह खेल खत्म करके रहेगा। वह तहखाने में वापस गया और वहां वह खड़ा था, राघव। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ में एक चाकू था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है, अनिरुद्ध। अगला भाग। क्या अनिरुद्ध बच पाएगा? अब यह आत्माओं की लड़ाई नहीं थी, अब यह एक पागल हत्यारे से जिंदा बचने की जंग थी। क्या अनिरुद्ध भाग सकेगा, या वह भी इस तहखाने में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? आगे जारी। काली रात का रहस्य, भाग 9। मौत के बाद की जिंदगी। अब तक अनिरुद्ध को पता चला कि रानी की मौत किसी आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि ठाकुर अमर के पागल बेटे राघव के कारण हुई थी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही थी, या इसमें कुछ और बड़ा राज छुपा था? पहला भाग। अनिरुद्ध की मौत। राघव ने अनिरुद्ध पर हमला कर दिया। चाकू उसकी छाती में धंस चुका था। खून हर तरफ बिखर गया। अनिरुद्ध गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। क्या वह मर गया था? दूसरा भाग। अंधेरे के पार। जब अनिरुद्ध की आंखें खुलीं,
वह किसी और ही जगह था। वहां सिर्फ धुंध थी, चारों तरफ अंधेरा था, और अचानक उसे किसी ने आवाज दी, अनिरुद्ध। वह पलटा। रानी उसके सामने खड़ी थी। लेकिन क्या यह सपना था? क्या अनिरुद्ध मर चुका था और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था? तीसरा भाग। तुम अभी मरे नहीं हो। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध चौंका। तुम जिंदा हो? रानी हंसी। हां, और नहीं भी। मैं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस चुकी हूं। लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा। अनिरुद्ध ने घबराकर पूछा। कैसे? रानी ने धीरे से कहा, राघव को खत्म करके। चौथा भाग, मौत से वापसी। अचानक अनिरुद्ध को जोर का झटका लगा। उसकी धड़कनें फिर से चलने लगीं। वह जमीन पर पड़ा था, जिंदा। राघव अभी भी वहीं था, चाकू पकड़े। लेकिन अब अनिरुद्ध को डर नहीं लग रहा था। पांचवां भाग, अब खेल खत्म। राघव ने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनिरुद्ध पहले से तेज था। उसने राघव को पकड़कर तहखाने की उसी जंजीर से बांध दिया जहां 10 साल पहले रानी को कैद किया गया था। राघव चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ो। लेकिन अनिरुद्ध ने आंखों में गुस्सा लिए कहा, अब ये खेल खत्म। छठा भाग, क्या सच में सब खत्म हो गया? पुलिस आई और राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में अब सन्नाटा था। अनिरुद्ध को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर उसने स्कूल की खिड़की पर किसी को खड़े देखा, सफेद साड़ी में रानी। उसकी आंखें अनिरुद्ध को घूर रही थीं। क्या रानी सच में मर चुकी थी या वह अब भी इस दुनिया में थी? अगला भाग, मौत के बाद भी। अब बताओ, क्या रानी की आत्मा अब भी जिंदा है या कुछ और खौफनाक होने वाला है? 7, काली रात का रहस्य, भाग 11, नरसंहार की रात। अब तक अनिरुद्ध को लगा कि असली हत्यारा मोहन था। लेकिन क्या यह सच था या कोई और इससे भी खतरनाक खेल खेल रहा था? पहला भाग, तहखाने में फंसा शिकार। मोहन के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। रानी की आत्मा या शायद कोई छुपी हुई सच्चाई अनिरुद्ध को देख रही थी। अब तुम भी मरोगे, मोहन ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन तभी तहखाने की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। दूसरा भाग, छत के ऊपर क्या था? अनिरुद्ध ने ऊपर देखा। छत पर एक लाश लटकी थी, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी, यह मोहन की थी। तो फिर जो उनके सामने खड़ा था, वह कौन था? तीसरा भाग, असली खेल शुरू। मोहन की लाश से खून टपक रहा था। अनिरुद्ध के मुंह से शब्द नहीं निकले, और तभी सामने खड़ा मोहन तेजी से हंसने लगा। तुम सच में सोच रहे थे कि मैं मोहन हूं? उसका चेहरा अचानक बिल्कुल काला पड़ गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी हड्डियां चीखती आवाज में मुड़ने लगीं। और फिर, मैं मोहन नहीं, मैं तो मौत हूं। चौथा भाग, नरसंहार शुरू। वह आकृति आगे बढ़ी और एक ही झटके में अनिरुद्ध की जांघ में कुल्हाड़ी घुसेड़ दी। आ! खून फर्श पर बहने लगा। रानी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ अनिरुद्ध और यह राक्षस था। तुमने उसे मार डाला था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अनिरुद्ध दर्द से कराहता हुआ पीछे हटने लगा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी और की हंसी सुनाई दी। पांचवां भाग, और भी हत्यारे थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कई और परछाइयां अंदर आ रही थीं। हर किसी के हाथ में हथियार थे। हर कोई हंस रहा था। हर किसी के चेहरे खून से रंगे थे। यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था,
ये तो एक पूरा कातिलों का गुट था। छठा भाग। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा विकृत था। उसने धीरे से अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, यह गांव कभी साधारण नहीं था। यह तो हथियारों की जमीन थी। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह बचेगा या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी। यह एक नरसंहार था जो कभी खत्म नहीं होता। अगला भाग। क्या अनिरुद्ध इस खौफनाक खेल से जिंदा बच पाएगा, या वह भी उन हत्यारों का हिस्सा बन जाएगा? आगे जारी। 8 काली रात का रहस्य, भाग 12 मौत की सेना। अब तक अनिरुद्ध को पता चला कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरी हत्यारों की सेना इस खेल का हिस्सा थी। यह गांव साधारण नहीं था, यहां सिर्फ मौत का राज चलता था। पहला भाग, जिंदा रहने की आखिरी लड़ाई। अनिरुद्ध के चारों तरफ हत्यारे खड़े थे। हर किसी के हाथ में कोई न कोई हथियार था। किसी के हाथ में जंग लगा हुआ चाकू, किसी के हाथ में लोहे की रॉड, कोई रस्सी लेकर खड़ा था, जैसे गला घोंटने के लिए तैयार हो। अनिरुद्ध के घुटनों से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी, याद रखो, मरना मत, रानी की आवाज उसके कानों में गूंजी। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और फिर वह मौत से भिड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। दूसरा भाग। पहली मौत। सबसे पहले हमला एक लंबे आदमी ने किया। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ हथौड़ा था। अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, अनिरुद्ध ने जमीन से पड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठाया और चटाक, उस आदमी का सिर फट गया। खून चारों तरफ फैल गया। बाकी हत्यारे एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कान आ गई। वाह, अब मजा आएगा। तीसरा भाग, गांव का असली रहस्य। तभी एक और आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने इंसानों का खून पी रखा हो। उसने अनिरुद्ध की ओर इशारा किया और कहा, तुम नहीं जानते यह गांव क्या है, लेकिन अब जान जाओगे। यहां जो आता है वह या तो हत्यारा बनता है या फिर शिकार। आज तेरी बारी है, अनिरुद्ध। चौथा भाग, मौत का नया चेहरा। तभी भीड़ के बीच से एक औरत आगे आई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, इस गांव का असली हत्यारा अभी सामने नहीं आया। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, कौन? वह औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, रानी। पांचवां भाग, साजिश का आखिरी पत्ता। अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? औरत ने आगे कहा, रानी मरी नहीं थी, उसने ही इस गांव को मौत की जमीन में बदला था। वह अब भी जिंदा है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में रानी इस नरसंहार की मास्टरमाइंड थी? अगर वह जिंदा थी तो अब तक कहां छुपी थी? अगला भाग, जब अनिरुद्ध का सामना रानी से होगा, क्या वह जिंदा बचेगा